नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़। कोरोना की समस्या लगातार बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। हिंदुस्तान की बात करें तो 1,12,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मामले अभी तक आ चुके हैं। हरियाणा प्रदेश की बात करें तो 1000 के करीब जो आंकड़ा है वो पहुंच चुका है। कोरोना अकेला नहीं आया, कोरोना बीमारी अकेली समस्या बनकर नहीं आई। इससे बहुत सारी अन्य समस्याएं हैं जो प्रदेश में, देश में, दुनिया में पैदा हो गई हैं। रोजगार की, आर्थिक मंदी की, तो ये सारी समस्याएं जो अब पैदा हो चुकी हैं, तो इसको लेकर छात्र संघ एनएसयूआई के स्टेट प्रेसिडेंट, हरियाणा स्टेट प्रेसिडेंट दिव्यांशु बुद्धिराजा हमारे साथ हैं। उनसे आज बातचीत करते हैं। दिव्यांशु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी टीवी पर। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, कोरोना की समस्या बहुत बड़ी समस्या है, किसी से छुपी नहीं है। आप लोग भी अपनी तरफ से बीच में आपने प्रयास किए हैं, कई खबरें आती रही हैं, उनकी बातचीत करेंगे हम। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, इस कोरोना लॉकडाउन को देखते हुए, कोरोना की महामारी को देखते हुए सरकार की तरफ से, प्रदेश सरकार या फिर केंद्र सरकार और प्रशासन ने जो कदम उठाए हैं, आप उनको किस तरीके से देखते हैं? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी प्रदेशवासियों को ये अनुरोध करूंगा कि वो ज्यादा से ज्यादा समय अपने घर में बिताएं, अपने परिवार वालों के साथ बिताएं। ये बीमारी खाली सिर्फ हमारे प्रदेश, हमारे देश में नहीं, पूरे विश्व में है। और दूसरा, जो आपने सवाल पूछा कि सरकार के प्रयासों के बारे में, सरकार अपनी तरफ से प्रयास कर रही है, परंतु हमें लगता है कि जैसे मैं एक छात्र संघ का अध्यक्ष हूं, तो मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स रिलेटेड कुछ ऐसे विषय थे, कुछ ऐसे कदम सरकार को उठाने चाहिए थे। जैसे मैं आपको बताऊं, जिस दिन ये लॉकडाउन चालू हुआ उसके तुरंत बाद, क्योंकि हरियाणा के अंदर सिर्फ हरियाणा का छात्र नहीं पढ़ता, हरियाणा के अंदर पंजाब का भी है, राजस्थान का भी है, इवन आप बात करो साउथ साइड के भी बहुत छात्र हरियाणा के अंदर पढ़ते हैं। तो सरकार को कम से कम थोड़ा सा समय देना चाहिए था, ताकि उन स्टूडेंट्स की जो है मूवमेंट कराई जा सके। आज उनके पास, जब हमने ये लॉकडाउन शुरू होते ही हमने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया, सेंट्रल हेल्पलाइन नंबर भी और डिस्ट्रिक्ट वाइज हेल्पललाइन नंबर भी, और वो हमारे सभी साथी उन स्टूडेंट्स के साथ टच में थे। तो हमें बड़ा ये आश्चर्य हुआ कि कई ऐसे साथी हैं जिनके पास, क्योंकि हॉस्टल के अंदर मेस कैंटीन सब बंद हो गई, राशन की बड़ी समस्या आ रही है, बाहर के लोगों को कोई लोकल भी नहीं जानता। कोई लोकल साथी हो, डिस्ट्रिक्ट में रहता हो, अपने कहीं यूनिवर्सिटी में हो, कॉलेज में हो, तो वो अपने लिए रिसोर्सेज का अरेंजमेंट कर सकता है। परंतु कोई बाहर का, दूसरे प्रदेश का साथी, दूसरे प्रदेश का छात्र अगर हमारे प्रदेश में आके पढ़ रहा है, तो उसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते। तो मुझे लगता है कि ऐसी काफी समस्याएं जो आई है, वो सरकार को अगर सोचती और सरकार उसके बाद कोई फैसला लेती, तो उसके अच्छे रिजल्ट होते। बल्कि दूसरे देशों से भी हिंदुस्तान में जो है बच्चे पढ़ते हैं, उनको भी समस्या ये बिल्कुल आई थी। तो मैं जानना चाहूंगा, कोरोना जब शुरू हुआ उसके बाद जो छात्रों की आपने हेल्पलाइन नंबर जारी किया था, और क्या कुछ एनएसयूआई की तरफ से किया गया कि कोरोना की इस लड़ाई में लोगों को, आम जनता को, छात्रों को सहयोग मिल सके? देखिए जी, जिस दिन से लॉकडाउन शुरू हुआ था उसके तुरंत बाद अगले ही दिन हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए गए। और आप विश्वास नहीं करेंगे देवेंद्र भाई, कि हमारे पास दिन में 200-200, 300-300, 400-400 फोन एक आदमी के पास आ रहे थे। और वो जो हेल्पलाइन नंबर था, लोगों को ये लगा कि सरकार ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं, जो काम हमने किया है वो काम सरकार को जारी करना चाहिए था। और सरकार ने कुछ ऐसे हेल्पलाइन नंबर जारी कर रखे हैं जो कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं करता। लोग कहते हैं कि भाई साहब आपका तो फोन उठ जाता है, पर सरकारी कुछ हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, वो फोन ही नहीं उठाता। उसके बाद तुरंत हमने हर जिले में हमने किचन जो है, जहां जहां हमारे पास रिसोर्सेज थे, वहां हमने किचन स्टार्ट करी है। और जहां पर जैसे यमुनानगर, गुड़गांव, फरीदाबाद, जहां पर प्रवासी मजदूर ज्यादा हैं, पानीपत जहां पर इंडस्ट्रीज ज्यादा हैं, वहां पर हमने कोशिश करी है कि ज्यादा से ज्यादा कुछ ऐसे जो गरीब मजदूर थे उनको हमने राशन पहुंचाने की व्यवस्था करवाई है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जो अपने हॉस्टल में, पीजी में कहीं फंसे हुए हैं, उन्हें किसी को दवाई लाने की, क्योंकि जब बाहर जाओ तो पुलिस पीटती थी लॉकडाउन में, और घर बैठ के कोई ऐसा डिलीवरी का साधन नहीं है कि फोन करो और सामान घर पर आ जाएगा। तो उन सभी साथियों को जिस तरीके की भी उन्हें मदद की आवश्यकता थी, एनएसयूआई की टीम ने, एनएसयूआई के हर एक पदाधिकारी ने, हर एक साथी ने, जहां पर भी हमें कहीं से फोन आया तो हमने अपना 100% एफर्ट देके उस प्रॉब्लम को, उस समस्या को, उस साथी की पूरी मदद करने का प्रयास किया है। एक कांग्रेस पार्टी आपकी है, एनएसयूआई जो है, तो कांग्रेस के पार्टी की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से, दीपेंद्र हुड्डा की तरफ से क्या कुछ आपको आदेश मिले थे कि इस कोरोना की लड़ाई में आपको, एनएसयूआई को, छात्र संघ को क्या कुछ करना है? देखिए जी, हमारे जो दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन जी हैं, उनके सख्त निर्देश से जिस दिन लॉकडाउन हुआ उसके तुरंत बाद हमारी अगले दिन लाइव मीटिंग हुई थी ऑनलाइन, और उसमें उन्होंने सख्त निर्देश दिए थे कि सभी साथी
एनएसयूआई से जुड़ा एक एक साथी हर संभव प्रयास करे कि कोई भी ऐसा छात्र जो बाहर से आया हुआ है उसे ये ना लगे कि वो अपने घर से बाहर पढ़ रहा है, उसे ऐसा ना लगे कि शायद मैं घर में होता तो मेरी कोई मदद कर पाता। तो उनके सख्त निर्देश थे कि कोई भी, चाहे वो खाने की समस्या हो, चाहे वो राशन की हो, चाहे वो किसी को मेडिकल फैसिलिटीज अवेल कराने की हो, या किसी को पास दिलवाने की हो, तो वो सारे निर्देश जो आज तक भी एनएसयूआई पालन कर रही है। और आज भी हमारे हिसार के अंदर, भिवानी के अंदर, दादरी के अंदर, गुड़गांव के अंदर, फरीदाबाद के अंदर, सोनीपत के अंदर, यमुनानगर के अंदर लगातार हमारे साथी, चाहे वो मास्क की बाटो, होममेड मास्क बना रहे हैं, वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं। उसके अलावा जो हमारी किचन्स चल रही हैं उसमें रोज हर जिले में 200, 400, 500 जिस तरीके से, क्योंकि प्रवासी मजदूर अब धीरे धीरे दूसरी स्टेट्स में मूव कर रहा है, तो जितने भी हमारे पास लोगों के फोन आते हैं या हमें लगता है कि यहाँ पर राशन की ज्यादा समस्या आ रही है, तो वहां हम अपना संभव प्रयास करते हैं और उन सभी तक वो सभी खाने पीने की और राशन की चीजें मुहैया करवा रहे हैं। जी, एक मैं आपसे जानना चाहूंगा, लॉकडाउन जो हुआ, क्योंकि 30 जनवरी को जो पहला केस है वो डिटेक्ट हो गया था इंडिया में, लॉकडाउन लगा था 24 मार्च को। आपको लगता है कि बहुत लंबा टाइम हो गया, उससे पहले ही जो है लॉकडाउन कर देना चाहिए था, या आपको लगता है सही टाइम था? और जो अब लॉकडाउन ढील कर दे दी गई है, वो उसको किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए जी, लॉकडाउन जब इंडिया के अंदर जब ये डिटेक्ट हुआ फर्स्ट केस, हमारी गवर्नमेंट ने उसको सीरियस नहीं लिया। आप ये देखो, हमारे नरेंद्र मोदी जी के अगर आप ट्विटर अकाउंट चेक करोगे तो उनका ट्वीट देखिए और राहुल गांधी जी का ट्वीट देखिए। राहुल गांधी जी ने बहुत समय पहले ही सरकार को सचेत कर दिया था कि ये महामारी दूसरे देशों में अपने पैर फैला चुकी है, और उन्हें अंदाजा था कि ये महामारी इंडिया में भी पहुंच चुकी है, पर सरकार ने कहीं ना कहीं उसको नॉन सीरियस लिया। वो नॉन सीरियस एटीट्यूड था सरकार का, जिस वजह से आज हम यहाँ 2 महीने से लॉकडाउन हो रखा है। और मुझे लगता है कि अगर सरकार थोड़ा सा पहले, क्योंकि जब चाइना में ये चीज शुरू हुई तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे भी काफी लोग चाइना जाते हैं या चाइना से काफी लोग यहाँ आते हैं, तो सरकार को मुझे लगता है टाइम रहते ही अगर सरकार कुछ ऐसे नेसेसरी एक्शंस लेती तो शायद मुझे लगता है कि इस महामारी का इतना जो ज्यादा ये इंडिया के अंदर हो रखा है, हिंदुस्तान में, उतना शायद ना होता। एक सर, आप लगातार जो है आरोप लगा रहे हैं मुख्यमंत्री पर, चेतावनी दे रहे हैं कि संघर्ष करेंगे, कि युवाओं के साथ खिलवाड़ ना करें, छात्रों के साथ खिलवाड़ ना करें। क्या है वो समस्या, किस वजह से आप जो है मुख्यमंत्री पर कह रहे हैं कि वो खिलवाड़ कर रहे हैं छात्रों के भविष्य के साथ? देवेंद्र जी, मैं इसमें दो बातें रखना चाहूंगा। सबसे पहली बात, लॉकडाउन होने के बाद सभी अपने घरों में थे, सभी विद्यार्थी अपने घरों में थे, लोगों के काम धंधे ठप हो गए, बाजार बंद हो गए, सब कुछ बंद हो गया। एक मेडिकल फैसिलिटीज और बैंक को छोड़ के मुझे लगता है सारी ही जो अर्थव्यवस्था के जो रिसोर्सेज थे, जो लोगों के कमाई के साधन थे, वो सब बंद हो गए। तो सरकार 23 अप्रैल को एक एडवाइजरी जारी करती है, 8/27/2013 PS2। सरकार ने एक स्कूल्स के लिए, प्राइवेट स्कूल्स के लिए एक एडवाइजरी जारी करी कि प्राइवेट स्कूल्स बच्चों से सिर्फ ट्यूशन फीस ले सकते हैं। मुझे एक बात बताइए, लॉकडाउन के समय जब अभिभावकों के पास कोई नौकरी नहीं है, किसी की कोई प्राइवेट नौकरी की तनख्वाह नहीं आ रही, किसी का कोई काम नहीं चल रहा, किसी की कोई दुकान नहीं खुली, तो कोई भी अभिभावक कैसे अपने बच्चे की फीस दे पाएगा? इसलिए हमने उस समय मुख्यमंत्री को एक लेटर लिखा और मुख्यमंत्री से यह बात कही कि जब राजस्थान के अंदर और पंजाब के अंदर, इन दोनों स्टेट्स में कोई भी अभिभावक से, किसी भी विद्यार्थी से सरकार ने कंपल्शन जारी करी है, हरियाणा सरकार की तरह एडवाइजरी जारी नहीं करी, सरकार ने कंपल्शन जारी करी है कि 3 महीने तक किसी भी स्टूडेंट से कोई भी किसी तरीके की फीस ना ली जाए। हमारे ही प्रदेश में ऐसे क्यों हो रहा? हमारे ही प्रदेश में इस तरीके की व्यवस्था क्यों है? अब तो ये भी नहीं कह सकते कि पिछली सरकार हमारी नहीं थी, कि पिछली सरकार ने खजाने खाली कर दिए। अरे पिछली सरकार भी आपकी थी, आपने ही चलाई है, इस समय भी आप बैठे हैं और आपके नए जो साथी हैं, जो आपको पानी भर भर के कोसते थे, वो भी आज आपके साथ हैं, फिर भी आप इस तरीके के फैसले ले रहे हो। तो इसलिए हमने मनोहर सरकार से यह हमने अपील करी थी कि सरकार राजस्थान और पंजाब की तर्ज पर, जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है, जैसा नियम उन्होंने लागू किया कि 3 महीने तक किसी भी पेरेंट्स को, किसी भी बच्चे को, किसी भी विद्यार्थी को फीस के नाम पर तंग ना किया जाए। और दूसरी बात, जी बताइए। दूसरी बात यह है कि HSSC, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन,
हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की 2015 की बात है। 2015 में इन्होंने जो है एक्साइज इंस्पेक्टर, टैक्सेशन इंस्पेक्टर, सोशल एजुकेशन एंड पंचायत ऑफिसर, टीजीटी इंग्लिश, फूड एंड सप्लाई इंस्पेक्टर, स्टेशन सुपरवाइजर, फॉरेस्टर, क्लर्क जिला सैनिक बोर्ड, जूनियर कोच साइकिलिंग जिला सैनिक बोर्ड, ये सभी वैकेंसीज हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने 2015 में प्रकाशित करी। और कुछ दिन पहले ये बड़ा मीडिया में भी चला है, सोशल मीडिया पे भी चला है कि कुछ दिन पहले हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने एजी हरियाणा को एक लेटर लिखा और उसमें उन्होंने उनसे ये बात कही है कि क्या हरियाणा सरकार, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ये भर्तियां कैंसिल कर सकता है। और एजी हरियाणा ने रिप्लाई किया कि अगर सरकार के पास कोई मान्य कारण है, कोई वैलिड रीजंस हैं, तो सरकार ऐसा पॉसिबल कर सकती है। परंतु सरकार ने जो उसमें कारण बताए बड़े ही हास्यास्पद और हैरानजनक कारण है। उसमें पहला कारण है कि सरकार कहती है कि इन वैकेंसीज जो मैंने आपके नाम लिए, इनमें से कईयों के ऊपर कोर्ट केसेस चल रहे हैं। देवेंद्र भाई, हरियाणा में शायद ही कोई ऐसी भर्तियां रही होंगी जिन पर या तो कोई कोर्ट केस नहीं चले होंगे या उन पर अभी कोर्ट केस पेंडिंग होंगे। और दूसरी बात, सरकार कहती है कि 2017 में इन भर्ती प्रक्रिया जो है वो बदल दी गई है। भाई इंटरव्यू की जगह सोशल इकोनॉमिक के जो है उनके मार्क्स जुड़ते हैं। एक बात बताइए, 2015 में कोई वैकेंसी निकली है तो उसका जो प्रक्रिया है वो 2015 के रूल्स के मुताबिक होगी या 2017 के रूल्स के मुताबिक होगी? तो बिल्कुल ही लोगों को और एजी हरियाणा को भी ये सरकार जो है इस तरीके के अमान्य कारण बताकर ये भर्तियां कैंसिल करना चाहती है। इसलिए हमने मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा है और उसमें ये सख्त तौर पर मांग करी है कि सरकार तुरंत, ये 5.5 साल हो गए देवेंद्र जी, दिन रात मेहनत करते हैं, दूसरे प्रदेशों में दिल्ली जा जाके लोग कोचिंग लेते हैं, सैकड़ों किलोमीटर दूर सेंटर बनता है पेपर का, वहां बसों में लटक लटक कर जाते हैं, फिर ये चंडीगढ़ इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। वो सारा भर्ती प्रक्रिया जो है उसमें रिसोर्सेज कैंडिडेट के भी उतना ही लगते हैं और सरकार के भी रिसोर्सेज लगते हैं। आज उन सभी रिसोर्सेज के ऊपर सरकार पानी फेरना चाहती है। 5.5 साल से ज्यादा जो विद्यार्थी, जो परीक्षार्थी ये इंतजार कर रहा है कि मेरी अब 2020 में ज्वाइनिंग होगी, उसका क्या होगा, तो सरकार उनके बारे में नहीं सोचती। अपने तरीके से जो एक तुगलकी फरमान जारी करना इस सरकार का जो काम रहा है शुरू से ही, उसी तरीके से सरकार इन सभी भर्तियों को कैंसिल करना चाहती है। एक पीजीटी संस्कृत टीचर का बड़ा ही अनोखा मामला आया है। 2015 में इनकी जो है पब्लिश होती है, एडवर्टाइज होती है वैकेंसी, और इसका रिजल्ट 1 जनवरी 2019 को आ जाता है। 5 साल तो इनको रिजल्ट लाने में लगे और आज तक भी 1 साल और निकल गया, उनका सब कुछ फाइनल हो गया है, लिस्ट तक आ चुकी है, उन्हें ज्वाइनिंग लेटर नहीं दे रहे। तो इस तरीके की बड़े चीजें, हमने तो सरकार को बोला है कि सरकार या तो इनको तुरंत जल्दी से जल्दी इन सभी भर्तियों को पूरा करे, अन्यथा अगर हमें लॉकडाउन तोड़कर भी सरकार के खिलाफ, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन करना पड़ा तो एनएसयूआई पीछे नहीं हटेगी। एक प्राइवेट स्कूल्स की आपने बात की, फीस ले रहे हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें किस तरीके के हालात हैं? छात्रों को जो है किस तरीके की जो है गाइडलाइंस दी गई है, या फिर क्या छात्रों की तरफ से कोई समस्या या आपको शिकायत आई है? देखिए जी, प्राइवेट स्कूल्स तो धड़ल्ले से पैसे ले भी रहे हैं, अभिभावकों को डरा के ले रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं, उनके जो टीचर्स हैं वो घरों में जा जाके किताबें तक बेच रहे हैं, जो हमें चीजें सुनने में आई है। उसके अलावा अब जो धीरे धीरे हमें 2 या 3 दिन पहले हमें पता लगा है कि कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी स्टूडेंट्स के ऊपर प्रेशर बना रही हैं कि वो अपनी फीस पे करें, चाहे वो हॉस्टल फीस की बात हो या एक्स्ट्रा कोई और फीस की बात हो। तो सरकार से मेरा ये भी अनुरोध है कि सरकार इस तरफ भी अपना ध्यान दे। जब वोट लेने होते हैं सरकार ने, तो युवाओं को सबसे पहले खड़ा कर देते हैं कि युवा जिसके साथ है उसी की सरकार बनेगी, और जब इस तरीके के मामले आते हैं तो सरकार अपना मुंह फेर लेती है। एसआरएम यूनिवर्सिटी सोनीपत की मैं बात करूंगा। एसआरएम यूनिवर्सिटी सोनीपत ने बकायदा स्टूडेंट्स को मैसेजेस करे हुए हैं कि आप इतनी तारीख से पहले ये फीस सबमिट कर दीजिए और ये लास्ट डेट है इस फीस सबमिट की। तो मैं सरकार से ये अनुरोध करूंगा, ये अपील करूंगा कि सरकार इस तरफ भी अपना ध्यान दे, बच्चों की तरफ भी देखे, अभिभावकों की तरफ भी देखे कि जिस पेरेंट्स के या जिस परिवार के पास 2-3 महीने से कोई कमाई का साधन नहीं है, वो किस तरीके से इन महंगी यूनिवर्सिटीज की, कॉलेजेस की, स्कूल्स की फीस भर पाएगा।
लास्ट में आप क्या कुछ मांग सरकार से करना चाहेंगे, या आपकी तरफ से कोई सुझाव है कि छात्रों के हित के लिए, प्रदेश की जनता के हित के लिए सरकार को ये कदम उठाने चाहिए, या आपकी तरफ से कोई मांग हो? देखिए जी, मैं क्योंकि स्टूडेंट रिलेटेड ही बात करूंगा, क्योंकि अगर मैं उसको डेविएट करूंगा तो उसमें काफी चीजें हैं, पर मैं चाहता हूं कि हम इसको स्टूडेंट्स और यूथ रिलेटेड ही रखें। तो मैं सरकार को पहला सुझाव ये देना चाहता हूं कि सरकार किसी भी बच्चे से, किसी भी अभिभावक से, चाहे वो स्कूल्स की बात हो, चाहे वो कॉलेजेस की बात हो, चाहे वो यूनिवर्सिटीज की बात हो, किसी भी बच्चे से किसी भी तरीके की फीस ना ले। हाँ, हम समझते हैं कि प्राइवेट स्कूल्स को अपने टीचर्स की सैलरी देनी होती है, तो उसका प्रबंध भी सरकार ही करे। जब सरकार इतने बड़े बड़े गीता महोत्सव करा सकती है, जब सरकार इतने बड़े बड़े स्टैचू बनवा सकती है, तो क्या ऐसे महामारी के दौरान सरकार इस तरीके की विपदा में क्या युवाओं के साथ आकर नहीं खड़ी हो सकती? तो मैं यही चाहता हूं कि इस तरीके की जो सरकार ने गाइडलाइंस जारी करी है, और ये एडवाइजरी ना जारी करा करें खट्टर साहब, कंपल्शन जारी करा करें। ये एनजीओ नहीं चल रही हरियाणा के अंदर, आप हरियाणा सरकार का हिस्सा हैं, आप हरियाणा सरकार हैं, तो मैं अनुरोध करूंगा ये एडवाइजरी जारी ना करा करें हर चीज में। तो मैं देवेंद्र भाई आपके चैनल के माध्यम से सरकार को यही अपील है कि सरकार तुरंत, एक तो ये भर्तियां सारी जो पेंडिंग है, ये तुरंत इनको पूरी करे, और प्राइवेट स्कूल्स और जो यूनिवर्सिटीज हैं, इनमें किसी भी स्टूडेंट को पैसे के नाम पर, फीस के नाम पर तंग ना किया जाए, और जो ऑनलाइन इनकी क्लासेस चल रही हैं तो वो चलती रहे। मैं सरकार से इतना ही मेरी गुजारिश है सरकार से। जी, दिव्यांशु जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने वक्त निकाला, तमाम मुद्दों पर बातचीत की, बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद सर। आप देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़। नमस्कार।